नमस्कार दोस्तों, वेलकम। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का अपना टॉपिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। और केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक, जहाँ से हर एक एग्जाम में जनरल साइंस में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टॉपिक की अपन बात करते हैं। ओके, चलिए आ जाइए। तो दोस्तों, टॉपिक का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको। अपने टॉपिक का नाम है भौतिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये अपने टॉपिक का नाम है। क्या है दोस्तों टॉपिक का नाम? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये अपने टॉपिक का नाम है। पहला जो अपना टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, ये अपना केमिस्ट्री का। तो अब बात करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, भौतिक, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है भौतिक। पहले मैं आपको सारे शब्द डिफाइन कर लेता हूं। एक शब्द यहां लिखा हुआ है रासायनिक। एक शब्द हमारे सामने जो है दोस्तों वो है परिवर्तन। परिवर्तन, ये तीन शब्द हमारे सामने हैं। भौतिक, रासायनिक, परिवर्तन। भौतिक का मतलब क्या है, सबसे पहली बात यही करते हैं अपन। तो मित्रों, भौतिक का मतलब क्या है? देखिए, भौतिक शब्द जहां भी आ जाता है वहां हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बात जो हो रही है वो फिजिकल पदार्थों की हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है? भौतिक पदार्थों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसे संसाधन जो भौतिकी में शामिल है, उनके अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये तो सामान्य बोलचाल में हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक तरीके में हम क्या समझेंगे? वास्तविक तरीके में हम ये समझेंगे कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसके दो प्रकार के गुण होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार के गुण होते हैं? पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो गुण है पदार्थ का, ये पहला गुण क्या कहलाता है? भौतिक गुण। क्या कहलाता है? भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम भौतिक गुण की बात करते हैं। अब भौतिक गुण होते क्या है? तो भौतिक गुण होते हैं किसी पदार्थ के बाह्य गुण। क्या होते हैं दोस्तों? किसी पदार्थ के बाह्य गुण। अब बाह्य गुण में कौन शामिल है? तो पदार्थ के बाह्य गुणों के अंदर जो शामिल है वो शामिल है दोस्तों, उस पदार्थ का आकार कैसा है, उस पदार्थ की आकृति कैसी है, उस पदार्थ का रंग कैसा है, उस पदार्थ का स्वाद कैसा है, उस पदार्थ की अवस्था कैसी है। और अवस्था से अभिप्राय है कि वो पदार्थ ठोस है, वो पदार्थ द्रव है, या वो पदार्थ गैस है, या पदार्थ प्लाज्मा है, और यह पदार्थ बीईसी है, बोले तो बोस आइंस्टीन है। क्लियर? तो इनमें से कौन सी एक अवस्था जो है उस पदार्थ की है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं मित्रों, ये भौतिक गुण जो होते हैं ये पदार्थ के बाह्य गुण होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक गुण पदार्थ के बाह्य गुण होते हैं। और बाह्य गुण जो होते हैं इनके अंदर शामिल होता है उस पदार्थ का आकार, उस पदार्थ की आकृति, उस पदार्थ का रंग, उस पदार्थ का स्वाद और उस पदार्थ की अवस्था। आप स्वाद जो है दोस्तों ये भी शामिल है अपना, किसमें? बाह्य गुण में शामिल है। अवस्था में पदार्थ ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, या फिर बोस आइंस्टीन है। क्लियर? रासायनिक का मतलब है कि पदार्थ के रासायनिक गुण। और पदार्थ के रासायनिक गुणों की हम यहाँ पर परिचर्चा करें दोस्तों, तो पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, ये रासायनिक गुण होते हैं किसी पदार्थ के आंतरिक गुण। क्या होते हैं दोस्तों? आंतरिक गुण होते हैं। आंतरिक गुण का मतलब क्या है? आंतरिक गुण का मतलब है कि उस पदार्थ का कंपोजिशन क्या है, यानी कि उस पदार्थ का संगठन क्या है, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आंतरिक गुण। तो आंतरिक गुणों में हम सीधा कह सकते हैं पदार्थ का संगठन शामिल है कि किन पदार्थों से वह मिलकर बना है। और तीसरा शब्द है यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन। परिवर्तन का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो परिवर्तन का मतलब है बदलाव आना। क्या है? परिवर्तन का मतलब है मित्रों बदलाव आना। बदलाव। तो किसी पदार्थ के अगर केवल और केवल बाह्य गुणों में बदलाव आता है तो वो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ के आंतरिक गुणों में बदलाव आता है तो आंतरिक गुणों में बदलाव आने के कारण वो परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा?
रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भौतिक परिवर्तन आखिर होते क्या हैं, किनको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ये बात हम करते हैं। तो दूसरा जो अपना मुख्य टॉपिक यहां से प्रारंभ होता है, वैसे पहला ही टॉपिक हो गया, तो ये टॉपिक है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की परिभाषाओं को यहां पे समझना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो मित्रों, भौतिक परिवर्तन सबसे पहली बात, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के केवल भौतिक गुण, पदार्थ के केवल भौतिक गुण या भौतिक गुणों में परिवर्तन। तो जब पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। या तो पदार्थ के आकार में परिवर्तन हुआ है, या पदार्थ की आकृति में परिवर्तन हुआ है, या रंग में परिवर्तन हुआ है, स्वाद में परिवर्तन हुआ है, या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, ये होते कैसे हैं? ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। अब अस्थायी परिवर्तन का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे x कोई पदार्थ है और दोस्तों ये x पदार्थ जो है ये परिवर्तित हो गया किसमें? y में। किसमें परिवर्तित हो गया? y में। ये है अभिक्रिया। अभिक्रिया के चिन्ह से पहले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं क्रियाकारक। क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक। और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? ये बनते जो हैं अभिक्रिया के दौरान जो बनते हैं वो कहलाते हैं क्रियाफल। क्या बनते हैं? क्रियाफल बनते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से X नामक जो क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है, ये चेंज हो रहा है किसमें? Y नामक प्रोडक्ट में। किसमें? Y नामक प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम वापस इस क्रियाकारक को किसमें बदल दें? क्रियाफल में बदल दें, तो ऐसा परिवर्तन कैसा होगा? अस्थायी होगा। तो पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं और प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में बदला जा सकता है, यानी अभिक्रियाएं क्या होंगी? यानी अभिक्रियाएं दोनों ओर चलेंगी। अभिक्रियाएं क्या होंगी दोस्तों? अभिक्रियाएं दोनों ओर चलेंगी। अभिक्रिया इधर भी संपन्न हो रही है और वापस क्रियाफल से क्रियाकारक बन रहा है, तो अभिक्रिया वापस पीछे की ओर यानी रिवर्स में भी क्या हो रही है? अभिक्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर? तो ऐसे परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जो दोनों तरफ चलती हैं अभिक्रियाएं, उनके परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जिनमें क्रियाकारक को क्रियाफल, क्रियाफल को वापस क्रियाकारक में बदला जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दोनों तरफ संपन्न हो रही है, ये हमने देख लिया। और जब दोनों तरफ अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो कहलाती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि भौतिक परिवर्तन की जो अभिक्रियाएं हैं, ये भौतिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्कर्मणीय का मतलब होता है मित्रों रिवर्सेबल। क्या होता है? रिवर्सेबल। और रिवर्सेबल का मतलब होता है जो दोनों ओर चलती है, अग्र और प्रतीप, यानी कि पीछे दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा और पश्च दिशा। ठीक है, दोनों दिशाओं में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है वो अभिक्रिया कहलाती है उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। अब हमने ये जान लिया कि अस्थायी परिवर्तन है, उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं हैं। ओके, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और पदार्थ के किसी भी तरीके के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहां पर देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। अब हम उदाहरणों की बात करें भौतिक परिवर्तन के, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों में पहला जो परिवर्तन अपन यहां पर देखने जा रहे हैं वो है दोस्तों बर्फ से पानी। बर्फ से पानी व पानी से, बर्फ से पानी व पानी से पुनः बर्फ का बनना। पानी से पुनः बर्फ का बनना, ये अपन यहां पर देखते। ठीक है, तो बर्फ से पानी और पानी से पुनः बर्फ का बनना, ये क्रिया हम यहां पर देखते हैं कि ये उत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है।
दोस्तों ये हमारे पास है बर्फ, हमने इसको क्या किया, गर्म किया, गर्म करेंगे तो बनेगा इससे पानी, ठीक है, पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। लेकिन इस पानी को यदि हम ठंडा करें, कोई भी प्रक्रिया अपनाएं, तो क्या ये अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर पानी को हम ठंडा कर दें तो वह लौटकर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ रहा है दोस्तों। यानी अभिक्रिया में क्रिया कारक से पहले क्रियाफल बर्फ से पानी, और क्रियाफल से वापस क्रिया कारक यानी कि पानी से पुनः बर्फ बन रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ संपन्न हो रही है क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। कैसे पता चला? हम यहाँ पर जांच करते हैं इसके एक तो भौतिक गुण, जो क्रिया कारक है इसके भौतिक गुणों की हम जांच करते हैं, हम बनने वाले उत्पाद के भौतिक गुणों की जांच करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो क्रिया कारक है उसके रासायनिक गुण, अभी पता चल जाएगा कि कौन से गुणों में परिवर्तन हुआ है। अगर केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये भौतिक परिवर्तन है। पानी के जांचते हम रासायनिक गुण। यहां से देखिए, बात को समझिए, बर्फ का एक भौतिक गुण बता दो तो बर्फ का एक भौतिक गुण मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अवस्था ठोस। पानी का एक भौतिक गुण, पानी का एक भौतिक गुण जो है वो उसकी अवस्था का लिख देता हूं। और अवस्था कैसी होती है? इसकी द्रव होती है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों का मतलब हम समझते हैं कि उस पदार्थ का संगठन क्या है, वो पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो बर्फ के रासायनिक गुण हम देखें तो बर्फ बनी हुई है H2O से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन अणु से। पानी का हम रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक गुण का मतलब है संगठन, तो पानी का संगठन भी क्या है? H2O। यहां पर केवल और केवल आपको ये देखने की आवश्यकता है, ये देखने की जरूरत है कि क्या बर्फ से पानी बनते समय भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, ठोस थे वो द्रव में बदल गए। और इसी दौरान क्या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। H2O ही संगठन था बर्फ का भी, और इस बर्फ से बनने वाला जो प्रोडक्ट है पानी, उसका भी संगठन H2O ही है। क्या है? H2O ही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी परिवर्तन रासायनिक गुणों में नहीं हुआ। यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बनने में, वो केवल और केवल किन में हो रहा है? केवल और केवल भौतिक गुणों के अंदर हो रहा है। इसलिए ये जो परिवर्तन है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बोले तो फिजिकल चेंजेस, ये किसका एग्जाम्पल है? ये फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया, क्या आ गया? पानी से बर्फ और बर्फ से पानी का बनना। दूसरे एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। एग्जाम में आपको मोस्टली जब भी पूछेगा मित्रों तो आपको एग्जाम्पल पर ही प्रकाश डालेगा। वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आपसे पूछ सकता है। बाकी चीजें 10% चांस है, 90% चांस यहाँ पर दोनों परिवर्तनों के उदाहरणों में से प्रश्न पूछने की सबसे ज्यादा, और पहले भी यही पूछे गए हैं अक्सर। अब हम बात करते हैं, तो दूसरा जो एग्जाम्पल है मित्रों, ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2, सोने का पिघलना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? सोने का पिघलना। दोस्तों सोने का पिघलना उदाहरण नंबर 2। एक्सप्लेन करते हैं इसको कि कैसे। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सोने का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो सोने का प्रतीक चिन्ह है AU। क्या है? AU। इस AU को कहते हैं ओरम। क्या कहते हैं मित्रों? ओरम कहते हैं। AU को क्या कहते हैं? AU को ओरम कहते हैं। अब ध्यान देना है आपको कि सोना जो है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ठोस सोने को हमने क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म। तो जैसे ही गर्म किया तो ये ठोस से कौन सी अवस्था में आएगा? ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव को वापस ठंडा करेंगे तो ये कौन सी अवस्था में जाएगा? तो ठंडा करेंगे तो ये वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा। देखिए ठोस जो सोना है, इस ठोस सोने में भी AU है, ओरम ही है। और जब सोना द्रव अवस्था में आ जाता है तो भी इसमें क्या होगा? AU ही रहेगा, ओरम ही रहेगा। यानी कि इसके संगठन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, केवल इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है, और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान दें, सोना एक महंगी धातुओं में शामिल है, महंगी धातु में शामिल है दोस्तों, क्योंकि इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है, ये उपयोग किया जाता है दोस्तों आभूषण निर्माण में। किस में किया जाता है? आभूषण निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में सोना चूंकि एक धातु है तो इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, क्योंकि ये धातुओं का गुण है कि उनमें धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं का गुण क्या है? धात्विक चमक का पाया जाना। और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होता है। क्या होता है? सोना विद्युत का सुचालक है, क्योंकि धातु है
तो विद्युत का सुचालक है। लेकिन यही कई बार प्रश्न पूछता है कि विद्युत का सर्वाधिक सुचालक, तो नोट लगा के लिख देता हूं, विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक जो है, विद्युत का सर्वाधिक, विद्युत या की कर दो, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु पूछे तो एजी है दोस्तों। एजी बोले तो रजत, इसी को कहते हैं चांदी, इसी को कहते हैं दोस्तों सिल्वर। सबसे ज्यादा विद्युत की जो चालकता होती है वो किस में होती है? रजत में होती है, चांदी में होती है, सिल्वर में होती है। तो सोने का पिघलना भी दोस्तों किसका उदाहरण है? सोने का पिघलना भी उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन का। क्लियर? यस। अब हम आगे बात करें तो आगे अपन देखते हैं दोस्तों अगला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों कांच का टूटना। एग्जाम्पल नंबर 3 में किसकी बात करेंगे अपन? कांच का टूटना। अब कांच का टूटना, कांच का टूटना जो है ये दोस्तों कैसे अपना भौतिक परिवर्तन हुआ देखते हैं। देखिए हमारे पास एक कांच है, ये लीजिएगा, ये एक बड़ा कांच अपने पास है, लिख देता हूं बड़ा कांच। ये जो बड़ा कांच है दोस्तों ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, इसमें टूट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। तो ये बन गए कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। मुझे एक बात बताएं, इसका संगठन क्या है? कांच बना है पीबी का, बोले तो लेड का बना हुआ है। कांच के टुकड़े हो गए तो ये टुकड़े भी किसके बने हुए हैं? ये भी लेड के बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि कांच टूट गया तो सोने का बन गया, लेड का ही है। लेकिन यहां इसका जो आकार था, आकार ये बड़ा था और यहां आकार क्या हो गया? आकार छोटा हो गया। तो यहां पर केवल आकार बदल रहा है। और वी नो वेरी वेल कि आकार कैसा गुण है? जानते हैं कि आकार एक भौतिक गुण है। तो यहां संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। संगठन में बड़ा कांच का टुकड़ा भी लेड का ही बना हुआ था, तो छोटे टुकड़े होने के बाद भी उनमें भी लेड ही है। संगठन नहीं बदला है, उनका निर्माण नहीं बदला है। कि ऐसा नहीं है कि टुकड़े होने के बाद वो किसी और चीज के बन जाते हैं। इसका मतलब संगठन में कोई परिवर्तन नहीं है, दैट मीन्स रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल आकार बदला है, यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। और जब पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वी नो वेरी वेल कि वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। तो आकार भौतिक गुण है और भौतिक गुण के अंदर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर प्रकाश डालते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों अपना नंबर 4। नंबर 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है दोस्तों अपना कि शक्कर या नमक का पानी में घुलना। एग्जाम्पल है शक्कर या नमक का पानी में घुलना। शक्कर या नमक का किसमें घुलना? शक्कर या नमक का पानी में घुलना, ये भी अपना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों हम एक पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने डाल दिया पानी। क्या डाला? पहले हमने इस पात्र में पानी डाल दिया। ये है दोस्तों पात्र में पानी। अब इस पानी के अंदर हमने क्या किया? इस पानी के अंदर हमने नमक या चीनी घोल दी। क्या घोल दी? नमक या चीनी। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, ये इसके अंदर पानी है और ये इसमें हमने घोल दिया नमक या चीनी। क्या घोल दिया दोस्तों? नमक या चीनी घोल दी। तो ये इसके अंदर क्या होगा? घुल जाएगा। क्या होगा इसमें? ये इसके अंदर घुल जाएगा। घुल गया? बिल्कुल। अब ये भौतिक परिवर्तन कब होगा? जब हम इसको वापस पृथक कर लेंगे। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये जो अपना पात्र था जिसके अंदर अपन ने क्या रखा हुआ था?
जिसमें हमने मिश्रण रखा हुआ है। किसका मिश्रण हमने रखा हुआ है? हमने इसके अंदर जो मिश्रण रखा हुआ है, ये मिश्रण पानी और नमक का, या बोल दीजिएगा पानी और चीनी का, कोई सा भी एक मान लीजिए। ठीक है, हमने इस मिश्रण को क्या किया, तो ये है हमारे पास मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, या कह दो चीनी और पानी का मिश्रण। इस पानी को हमने मित्रों गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो पानी को जब गर्म करते हैं, याद रहे, पानी को जब क्या करते हैं, पानी को जब हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो ये होती है कि पानी वाष्प बनकर निकल जाता है। पानी क्या होता है? वाष्प बनकर निकल जाता है। तो पानी तो वाष्प बन के निकल गया, लेकिन इस कटोरे में शेष कौन बच गया? इस कटोरे के अंदर शेष जो बच गया, वो बच गया दोस्तों नमक। अगर चीनी है तो चीनी बोल देंगे, नमक है तो नमक बोल देंगे। तो ये हमारे पास पानी वाष्पित होने के बाद शेष बच गया नमक या चीनी। क्या हुआ यहाँ पर? बात को समझिए, यहाँ पर हुआ क्या? हमने बात को समझी कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर मित्रों केवल और केवल ये हुआ कि सबसे पहले नमक और चीनी के अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं था, लेकिन हमने पानी मिला दिया, या यूं कह दो कि पानी में हमने इसको मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो मिश्रण बन गया। अब क्या मिश्रण को हम वापस अलग कर सकते हैं क्या? मिश्रण को अगर हम पूर्व अवस्था में वापस ले आएंगे, यानी पानी और नमक को या पानी और चीनी को अगर हम अलग कर लेंगे, तो दैट मीन्स ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? उत्क्रमणी हो जाएगी। और वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि उत्क्रमण अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से वापस क्रियाकारक बनता है। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल हो रही है। तो नमक या चीनी को जिसको हमने पानी में मिलाया था, उनको वापस हमने पानी को, नमक और चीनी को अलग कर दिया। और अगर कोई पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट के आ रहा है, तो वी नो वेरी वेल, हम समझते हैं कि वो कैसा परिवर्तन है? वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनना। लोहे का क्या बनना दोस्तों? लोहे का चुंबक बनना। देखिए होता क्या है कि ये एक लोहे की छड़ है, ठीक है, आयरन की छड़ है, और इसको हमने रख दिया किसके पास? हमने इसको रख दिया किसी चुंबक के पास। किसके पास रख दिया दोस्तों? हमने इसको चुंबक के पास रख दिया। चुंबक के पास हम लोहे की छड़ को रख देते हैं, तो इस लोहे की छड़ में क्या होते हैं? कुछ गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? गुण आ जाते हैं। किसके गुण आ जाते हैं? तो इस लोहे की छड़ में चुंबकत्व के गुण, चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। लेकिन ये चुंबकत्व के गुण जो हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी, कुछ समय के लिए ही आते हैं। क्या होते हैं? कुछ समय के लिए ही आते हैं। तो चुंबकत्व के जो गुण हैं वो अस्थायी है, कुछ समय के लिए ही लोहा चुंबक बनता है, फिर अपने चुंबकत्व के गुण क्या कर देता है? लोहा खो देता है। Fe क्या कर देता है? चुंबकत्व के गुणों को खो देता है। तो पूर्व वापस अपनी पूर्वावस्था में लौट गया, ठीक है, कुछ समय के लिए चुंबक बना, तो कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन ही हुआ, ठीक है, यस। चलिए अगली बात करते हैं, नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम यहां पर लिख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, जिसका नाम है संघनन। क्या नाम है? संघनन। बोले तो कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन कहते हैं दोस्तों। तो संघनन की हम बात करें तो संघनन है क्या? ये हमारे पास एक पात्र है, ये हमारे पास एक पात्र है मित्रों। पात्र में हमने भरा हुआ है जल, और ये जल कौन सी अवस्था में है? ये जल है द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था। जल किसमें? पानी है ये,
ये द्रव अवस्था में है। हमने इसको गर्म किया मित्रों, जैसे इसको गर्म करते हैं तो वी नो वेरी वेल कि पानी किस में बदलेगा, पानी वाष्प में बदलेगा। किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। तो ये बन गई वाष्प। तो जल किस में बदल गया, H2O बदल गया वाष्प में। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, ये गैस अवस्था हो गई। ये कौन सी अवस्था थी, लिक्विड फेज थी। तो द्रव का गैस में बदलना, तो ये क्रिया तो कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है, वेपोराइजेशन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन अब दोस्तों अगर हम इसको किसको, इस वाष्प को, गैस रूप की इस वाष्प को वापस से क्या कर दें, ठंडा कर दें। वाष्प को यदि हम ठंडा कर दें तो वापस से जल के अणु जो है वो पास पास आ जाते हैं। और जल के अणु जब पास पास आएंगे तो वाष्प जो है वो वापस से किस में बदल जाएगी, वाष्प वापस से पानी में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। ठीक है, यानी कि वापस से किस अवस्था में, द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो पानी द्रव अवस्था में था, हमने उसको गर्म किया, वाष्प बन गया, और वाष्प को वापस ठंडा किया तो वो वापस से द्रव अवस्था में आ गई। इसी क्रिया को, वाष्प से वापस द्रव बनने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो संघनन का मतलब क्या है, संघनन का मतलब है दोस्तों वाष्प का जल में बदलना, कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। और इस संघनन की क्रिया का ही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो है बादलों का निर्माण। क्या है, बादलों का निर्माण या बादलों का बनना। तो बादलों का बनना जो है दोस्तों, बादल जो बनते हैं ये संघनन की क्रिया के द्वारा ही बनते हैं, कंडेंसेशन की क्रिया के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। बात समझ में आ गई, यस। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 का नाम है दोस्तों आसवन। किसकी बात करेंगे, आसवन की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में किसकी बात करें हम, एग्जाम्पल नंबर 7 में हम आसवन की बात करेंगे। तो ये लीजिएगा आसवन। अब देखिए आसवन क्या है। ठीक है, तो जब आसवन की अपन बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है। आसवन के विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आसवन के अंदर क्या है, हमने क्या किया, हमने एक द्रव पदार्थ लिया और इस द्रव पदार्थ में हमने दूसरा द्रव पदार्थ मिला दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया दूध। क्या लिया मित्रों, दूध लिया, और इस दूध में हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि दूध अलग हो और पानी अलग हो। तो इस पानी को हम वापस अलग करना चाहते हैं, जो पदार्थ हमने मिलाए हैं उनको हम अलग करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो पानी और दूध जो है वो क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। पानी और दूध पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, पानी और दूध जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये अपने को पता है कि मिलाए गए दो पदार्थ यदि पृथक हो रहे हैं, ये तो था मिश्रण, ये तो क्या था, मिश्रण था। मिश्रण क्या हो रहा है, मिश्रण हो रहा है दोस्तों अलग। मिश्रण को जब अलग कर रहे हैं तो हमें पता है कि दो पदार्थों को अलग करने की विधि, लेकिन कौन से दो पदार्थों को, तो हम यहां लिख सकते हैं दो द्रव पदार्थों को, दो द्रव पदार्थों को अलग करने की विधि। द्रव पदार्थों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, आसवन कहलाती है। तो दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को यदि हम अलग करेंगे तो ये विधि कहलाएगी आसवन, और इसी आसवन की क्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसी के द्वारा बनाई जाती है शराब। क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको यहीं से पूछे कि बियर बनाने की विधि, तो दोस्तों चूंकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं पूछ सकता है, तो बियर बनाने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। तो आसवन में हमने ये देखा कि दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की जो विधि है वो कहलाती है अपनी आसवन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया और अपना है अगला 8।
एग्जाम्पल नंबर 8 है दोस्तों उध्रुवपातन। उध्रुवपातन, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो उध्रुवपातन। अब देखिए उध्रुवपातन क्या होता है। इस उध्रुवपातन के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करेंगे। आसवन में दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग किया था, ठीक है, और उध्रुवपातन में दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, बस इतना ही फर्क है। ओके, तो यहां पर दोस्तों जैसे एक ठोस पदार्थ हमने लिया, फिर एक दूसरा ठोस पदार्थ लिया, दोनों का हमने मिश्रण बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पर, तो हमने कहा कि हमने लिया कपूर और हमने लिया नेफ्थलीन। कपूर और नेफ्थलीन दोनों का मिश्रण बना, दोनों ठोस पदार्थ हैं, दोनों का मिश्रण बनाया दोस्तों, और इनके मिश्रण को हमने क्या किया, इनके मिश्रण को किया गर्म। जैसे ही गर्म किया तो क्या हुआ देखिएगा, जैसे ही गर्म किया तो ये प्रोसेस हुई, ठीक है, ये इसके अंदर कपूर है और ये है इसके अंदर नेफ्थलीन। जब दोनों के मिश्रण को अलग किया गया तो क्या हुआ, गर्म किया गया तो क्या हुआ दोस्तों, कपूर जो है वो वाष्प बन के निकल गया। क्या हुआ, कपूर वाष्प बन के निकल गया और इस वाष्प को एक स्टैंड पर प्राप्त कर लिया गया। जैसे जैसे वो ठंडा हुई वापस से उसको हमने पात्र में क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने इसको वापस से प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया, हमने कपूर को अलग प्राप्त कर लिया और शेष जो रह जाती है, तो यहाँ तो हमें मिल गया दोस्तों कपूर, और इसमें जो शेष रह जाती है वो शेष रह जाती है कौन, नेफ्थलीन। तो इस प्रकार दो ठोस पदार्थों का जो मिश्रण था, इन दोनों ठोस पदार्थों के मिश्रण को हमने क्या कर लिया, पृथक कर लिया। और दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने की जो विधि है, ये विधि ही क्या कहलाती है, ये विधि ही उध्रुवपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये विधि उध्रुवपातन कहलाती है। क्लियर, चलिए, तो देखिए में वापस लौट रहा है, मिश्रण अपनी वापस पूर्व अवस्था में लौट के आ रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो है रबर का खींचना। किसका खींचना, रबर या स्प्रिंग का खींचना। रबर या स्प्रिंग का खींचना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे है समझते हैं। ये हमारे पास है एक रबर, क्या है दोस्तों, ये हमारे पास एक रबर है, ठीक है, और ये एक हमारे पास जो है वो है दोस्तों स्प्रिंग। क्या है, ये स्प्रिंग है। हमने दोनों को क्या किया, दोनों को खींचा। इसको जैसे ही खींचा तो क्या हुआ, ये रबर यूं बड़ा हो गया और पतला हो गया, यानी रबर का क्या बढ़ गया, आकार बढ़ गया। रबर का क्या बढ़ गया, आकार। मैं एरो का चिन्ह ऊपर कर देता हूं, इसका मतलब है बढ़ना। हमने स्प्रिंग को भी खींचा, और जब स्प्रिंग को हमने खींचा दोस्तों तो सबको पता है स्प्रिंग का भी क्या बढ़ गया, आकार बढ़ गया। स्प्रिंग का भी क्या बढ़ गया, आकार इंक्रीज हो गया। बात क्लियर है, स्प्रिंग का आकार भी बढ़ गया। तो यहां पर एक चीज को समझिएगा, क्या हो रहा है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे, जैसे हम इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये अपनी पूर्व अवस्था में लौट के आ जाएगी। जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये भी अपनी पूर्व अवस्था में लौट के आ जाएगी, पूर्व अवस्था। तो जब कोई पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट के आ रहा है, जब कोई पदार्थ क्या हो रहा है, पूर्व अवस्था में लौट के आ रहा है मित्रों, तो आपको ये ध्यान रखने की बात है, क्या बात है, कि अभिक्रिया अपनी पूर्व स्थिति में आ रही है, यानी दोनों तरफ हो रही है, आकार बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। और हम ये आकार कैसा गुण है, हम जानते हैं आकार भौतिक गुण है। अरे रबर को खींचने या स्प्रिंग को खींचने से इनके संगठन में कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है कि भाई रबर को खींच दिया तो रबर
किसी और पदार्थ का बन गया, स्प्रिंग को फेंक दिया तो किसी और चीज की बन गई, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल इनके आकारों में परिवर्तन हो रहा है। आकार जो है ये भौतिक गुण होता है, इसलिए केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन नाम देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट यानी कि 10। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 10 जो है दोस्तों वो है अपना पानी में रेत का घुलना। क्या है? पानी में रेत का घुलना। पानी में रेत का घुलना ये अपना एग्जाम्पल है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से पानी में रेत घुलती है तो क्या होती है। ये हमारे पास एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र में ये पानी है, और इस पानी में हमने घोल दी दोस्तों रेत। ये रेत है, ये पानी है। अरे दोनों को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। इनको क्या करेंगे? छानेंगे। छानेंगे तो पानी और रेत दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो दो पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो दो पदार्थ पहले मिलाए फिर अलग अलग कर दिए तो परिवर्तन कैसा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 11 है बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना। बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना। तो ये बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना जो है वो किस में शामिल है? देखिएगा, तो बल्ब या ट्यूबलाइट के जलने की हम बात करें तो मित्रों ध्यान दें, बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। एक चीज ध्यान रखना कि बल्ब के अंदर जो तंतु होता है ना मित्रों, ये तंतु किसका बना होता है? बल्ब के अंदर का तंतु जो है ये बना होता है टंगस्टन का। किनका बना होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है फिलामेंट। और इसके अंदर एक गैस भरी होती है, वो होती है ऑर्गन गैस। जो निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, ऑर्गन गैस। हमने स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच किया तो बल्ब जला, और बल्ब जला तो इसने प्रकाश देना प्रारंभ किया। क्या किया दोस्तों? बल्ब जला तो बल्ब ने क्या दिया? हमें प्रकाश दिया। प्रकाश एक भौतिक राशि है। हमने स्विच ऑफ कर दिया तो इसने प्रकाश देना बंद कर दिया। क्या बल्ब को जलाने और बंद करने से इसका रासायनिक जो संगठन है, इसके अंदर कोई ऑर्गन गैस है, अन्य जो भी पदार्थ है, क्या उनका संगठन बदल रहा है? क्या नहीं बदल रहा। केवल ये एक भौतिक राशि प्रकाश देता है, स्विच ऑन करने पर और ऑफ करने पर वो देना बंद कर देता है, यानी पूर्वावस्था में लौट जाता है। फिर वापस स्विच ऑन करेंगे, वापस प्रकाश देगा, फिर ऑफ करेंगे, वापस पूर्वावस्था में लौट जाएगा। तो यहाँ केवल पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, ना कि उसके संगठन में। ठीक है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना भी किसके उदाहरणों में शामिल है? तो बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना भी मित्रों शामिल है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, यस। और अब हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल और आखिरी उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर कितना आ गया अपना? एग्जाम्पल नंबर 12 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 पे अब हम बात करते हैं दोस्तों। अगला जो एग्जाम्पल अपना वो है मोमबत्ती का जलना। क्या है? मोमबत्ती का जलना, पिघलना, या कुछ भी करके आपसे पूछेगा, मोमबत्ती के बारे में पूछेगा। मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का आपको लिख के दे, क्या लिख के दे आपको? आपको लिख के दे मोमबत्ती का पिघलना। ये अगर आपको लिख के देता है मोमबत्ती का पिघलना, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, मोमबत्ती का पिघलना जो है वो उदाहरण है किसका? वो उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। ये एक मोमबत्ती है,
ओके, यस, ये मोमबत्ती है मित्रों, और ये मोमबत्ती जल रही है। क्या हो रही है मोमबत्ती? ये लोग मोमबत्ती को जला देते हैं। मोमबत्ती जब जलती है तो साइड में मोम क्या होगा? पिघलेगा। मोम क्या होगा? पिघलेगा, क्योंकि जब मोमबत्ती जलेगी तो मोम साइड में पिघलेगा। तो मोम पहले कैसे था? मोम पहले कैसी अवस्था में था? तो दोस्तों मोम जो था वो पहले था कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। किस में था? ठोस अवस्था में था। ठीक है, तो मोम यहां लिख देता हूं, ठोस, सॉलिड में। और क्या हुआ? जब ये गर्म हुआ, जब मोमबत्ती जली तो साइड में ये गर्म हुआ। गर्म हुआ तो मोम बदल गया किसमें? द्रव में। किस में बदल गया? द्रव अवस्था में बदल गया। दोस्तों अब जब ये वापस ठंडा होगा, मोम वापस क्या होगा? ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो वापस से द्रव से कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ठंडा होगा तो ये वापस द्रव से ठोस अवस्था में लौट के आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ये वापस से लौट के आएगा मित्रों अपनी द्रव से ठोस अवस्था। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यस। तो यहां हमें ये बात समझ में आ रही है कि जब ठोस मोम को हम गर्म करते हैं तो ये द्रव में बदल जाता है, द्रव को ठंडा करते हैं तो वापस ये किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। यहाँ पर इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठोस अवस्था में भी वो मोम था और द्रव अवस्था में भी मोम है। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल और केवल उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि ठोस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल रहा है। तो केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था में, अवस्था क्या है? भौतिक गुण है। अवस्था कैसा गुण है? अवस्था भौतिक गुण है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केवल यहाँ पर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। केवल जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो मित्रों वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो हमने भौतिक परिवर्तन के विषय में काफी बातचीत यहाँ पर की। ठीक है, ओके, यस। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि भौतिक परिवर्तन जो है, इससे आपको मोस्टली क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो भौतिक परिवर्तन के फैक्ट, भौतिक परिवर्तन के फैक्ट्स में हम बात करें दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन के फैक्ट्स में नंबर 1, पहला आपसे पूछ सकता है कि कौन से गुणों में परिवर्तन होता है? कौन से गुण परिवर्तित होते हैं? कौन से गुण परिवर्तित होते हैं? तो भौतिक गुणों में जो गुण परिवर्तित होते हैं वो परिवर्तित होते हैं भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण कह दो या बाह्य गुण कह दो। भौतिक गुण या बाह्य गुण परिवर्तित होते हैं। क्लियर? यस। दूसरी हम बात करें यहां पर नंबर 2, अभिक्रिया कैसी है? बात करें अपन अभिक्रिया कैसी है, तो अभिक्रिया की हम बात करें तो अभिक्रिया होती है मित्रों ये कैसी? ये होती है उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब मैं समझा चुका हूं, जो दोनों दिशाओं में चलती है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। अगर दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में चलती है वो उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे अपने से बात यहां पर कर सकता है कि स्थायित्व के आधार पर कैसे है? स्थायित्व का आधार कैसा है? तो भौतिक परिवर्तन के स्थायित्व का आधार हमें पूछे तो हम जवाब देंगे कि ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, यस। क्यों होते हैं? क्योंकि देख चुके हम कि क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारकों का यहाँ पर क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस कारण से ये क्या होते हैं दोस्तों? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्लियर? इसके बाद आपसे अगर परिचर्चा करेगा कुछ तो वो परिचर्चा कर सकता है यहाँ से। देखिए एग्जाम्पल्स का तो हमें भी पता है कि ऐसी कोई बात यहाँ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो केवल और केवल जो फैक्ट्स है ना, इनमें एग्जाम्पल्स की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। मैंने इसलिए बोला कि पूछेगा नहीं, कि एग्जाम्पल तो हम अलग से पढ़ चुके हैं, मैं फैक्ट्स के रूप में अलग से बात बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स के अलावा मैंने कहा ना कि 90% तो आपको एग्जाम्पल से प्रश्न पूछेगा और 90% के अलावा 10% से आपको जो प्रश्न पूछ सकता है तो वो प्रश्न कहाँ से उठा सकता है? तो वो इन फैक्ट वाली बातों से जो है वो प्रश्न उठा सकता है।
एक आपसे कह सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों पदार्थ की फोर्थ जो स्टेज है, चौथी जो अवस्था है, पदार्थ की चौथी जो अवस्था है, इस चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। और अगर आपसे यहां पूछे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो दोस्तों पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बीईसी। क्या नाम है? पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बीईसी, बोले तो बोस आइंस्टीन। क्या है? बोस आइंस्टीन। ओके मित्रों, यस, बोस आइंस्टीन जो है ये क्या है? ये बोस आइंस्टीन मित्रों पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है। क्लियर? तो दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं काम में ली जाने वाली अवस्था भी जो है वो बीईसी है, बोस आइंस्टीन है। ठीक है, यस। तो ये हमने बात की कि कौन से गुण परिवर्तित होते हैं भौतिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल पदार्थ के भौतिक गुण या बाह्य गुणों में परिवर्तन होता है। फिर हमने बात की कि अभिक्रिया ये कैसी होती है। तो अभिक्रिया ये उत्क्रमणीय होती है, यानी अगर और पश्चात दोनों दिशाओं के अंदर ये संपन्न होती है, आगे की ओर भी चलती है, पीछे की ओर भी चलती है, यानी क्रियाकारक से क्रियाफल भी बनता है और क्रियाफल से वापस क्रियाकारक भी बन जाता है। इसी कारण से इनका जो स्थायित्व है, स्थायित्व का आधार है अस्थायी, क्योंकि दोनों दिशाओं में चलते हैं। क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है तो क्रियाफल वापस क्रियाकारक में बदल रहा है। ठीक है। पदार्थ की फोर्थ अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा को पदार्थ की कौन सी अवस्था कहा जाता है? चौथी अवस्था कहा जाता है। और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है मित्रों, ये पांचवी अवस्था है बीईसी, बोले तो बोस आइंस्टीन। ठीक है, यस। तो ये हमने बात की प्रारंभ से। सबसे पहले अपन ने भौतिक गुणों के बारे में बात की कि भौतिक गुण कौन से, फिर हमने रासायनिक गुणों को समझा, फिर परिवर्तन का मतलब क्या होता है ये समझा। इसके बाद दोस्तों हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ बातें जानी कि परिवर्तन कैसा है, स्थायी है, अस्थायी है। ठीक है। इसके बाद हमने जो बात की वो हमने बात की इसके एग्जाम्पल्स की, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बर्फ से पानी का बनना भौतिक परिवर्तन है। फिर नंबर 2 पे हमने बात की सोने का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर दोस्तों हमने बात की कि कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। फिर हमने बात की शक्कर या नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। फिर हमने बात की लोहे का चुंबक बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर हमने बात की दोस्तों संघनन, यानी कि पानी की वाष्प का वापस द्रव में बदलना, ये भी भौतिक गुण है। फिर हमने बात की आसवन, दो द्रव पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की विधि, ये भी कैसा है? ये भी भौतिक गुण है। फिर हमने अगला एग्जाम्पल यहाँ पर जो देखा दोस्तों, उद्रोपातन देखा कि दो ठोस पदार्थों का जो मिश्रण है, इन दो ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की जो विधि है वो उद्रोपातन कहलाती है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा रबड़ या स्प्रिंग का खींचना, तो जब वो खींचेंगे तो उनका आकार बढ़ेगा, जब छोड़ेंगे तो पूर्वावस्था में लौटेंगे, यानी आकार बाह्य गुण है तो केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। फिर अगले एग्जाम्पल पे प्रकाश डाला, पानी में रेत का या कंकड़ का मिलना, उनको छान के हम अलग कर सकते हैं। बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, वो वापस अपनी पूर्वावस्था में लौट जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोमबत्ती का पिघलना, तो जब मोमबत्ती को हम गर्म करते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है? पिघलती है। जलने के साथ साथ पिघलती है। अभी जलने की बात भी करेंगे और मोमबत्ती के प्रक्रम से संबंधित बात भी अपन रासायनिक परिवर्तन में करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, यस। फिर इसके बाद हमने कुछ फैक्ट देखे कि परिवर्तन जो होता है वो केवल भौतिक गुणों में, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, स्थायित्व के आधार पर अस्थायी है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और दोस्तों पांचवी अवस्था है वो बीईसी है, बोस आइंस्टीन है, जिसका दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मतलब सामान्य जीवन में, बाकी प्रयोगशालाओं में तो उनका उपयोग किया ही जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये अपन ने बात की सबसे पहले अपनी इस क्लास में हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में। अगली क्लास में हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन वाला ये जो टॉपिक है मैंने आपको कंप्लीट कोशिश की है कि आपको कंप्लीटली समझ में आए, और एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने बिल्कुल आपको खोल के समझाए, और एग्जाम्पल से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा मैंने जो है वो फोकस डाला है एग्जाम्पल्स पर, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखा है इनमें से एग्जाम्पल जो है वो अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों ये थी अपनी आज की क्लास। ठीक है, और अगली जो अपनी इसी टॉपिक पर जो क्लास होगी वो रासायनिक परिवर्तन वाली अपनी क्लास होने वाली है।
तो अगली क्लास में अपन देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बखूबी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो लगातार जुड़े रहिए और इसी तरीके से आप लोग जो है वो विज्ञान की इन बहुत ही शानदार क्लासों का मील की पत्थर साबित होने वाली है आपके फ्यूचर के लिए। आपके एग्जाम में इन क्लासों का आप आनंद उठाते रहें, रेगुलर जुड़े। ओके दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।